जोहार दोस्तों, आपका स्वागत है जोहार जीएस में। इस वीडियो में हम लोग जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो है हम लोग इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ चुके हैं और विश्व इतिहास के संदर्भ में जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे प्रश्न अक्सर आते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं जर्मनी का एकीकरण। तो जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी में राष्ट्रवाद का जन्मदाता जो था वो नेपोलियन था। जिस तरह से इटली का में भी जो था राष्ट्रवाद का जन्मदाता नेपोलियन ही था, उसी तरह जर्मनी में भी जो है नेपोलियन ही था जिसने राष्ट्रवाद को जन्म दिया। और लिप्सन का एक कथन है कि इतिहास के मजाकों में एक है कि आधुनिक जर्मनी का जन्मदाता नेपोलियन था। फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व जो है जर्मनी एक 300 राज्यों में विभक्त था, यानी कि कहा जाए तो जर्मनी बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। लेकिन नेपोलियन ने क्या किया, इसे 36 राज्यों का एक संघ बनाया और इसको जो है राइन संघ नाम दिया। ये प्रश्न आ सकता है कि राइन संघ का गठन जो है किसने किया था, तो ये नेपोलियन के द्वारा किया गया। जब इस संघ का निर्माण कर दिया गया तो इससे क्या हुआ कि लोगों के बीच में जो है आपसी तालमेल बैठ गया, जिसके कारण जो है वहाँ पर राष्ट्रीय एकता का जन्म हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ कि नेपोलियन का जैसे ही पतन होता है और उसके बाद वियना कांग्रेस 1815 में हुआ तो जर्मनी को एक शक्तिहीन राज्य संघ बनाया गया और इस संघ का अध्यक्ष जो है ऑस्ट्रिया को बना दिया गया था। और इस संघ का फ्रैंकफर्ट में एक संसद था जिसे डायट, वहाँ के संसद को डायट कहा जाता था। राजा के मनोनीत सदस्य शामिल होते थे, यानी कि भारत में जिस तरह संसद है उसी तरह जर्मनी में जो था डायट था। लेकिन इसमें क्या था कि राजा के जो मनोनीत सदस्य होते थे वही इसमें शामिल होते थे, यानी कि निर्वाचन के द्वारा यहाँ पर जो है सदस्य नहीं आते थे। मोटे तौर पर कहा जाए तो जर्मनी 3 भागों में खंडित था, यानी कि बटा हुआ था। उत्तरी भाग, मध्य भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग में क्या क्या था, कौन कौन से प्रदेश थे, प्रसा, सैक्सनी, हनोवर, फ्रैंकफर्ट, ये जो है उत्तरी भाग में थे। और मध्य भाग में जो है राइनलैंड था। दक्षिण भाग में जो था बुटेनबर्ग, बवेरिया, बादेन, प्लेटिनेंट, ये छोटे छोटे प्रदेश जो है दक्षिण भाग में थे। तो जर्मनी जो है 3 भागों में विभक्त था, उत्तरी भाग, मध्य भाग और दक्षिणी भाग में। अब हम लोग जानेंगे कि जर्मनी का एकीकरण में कौन कौन से बाधक तत्व थे, वो कौन से तत्व थे जो जर्मनी को एकीकरण नहीं होने दे रहा था। इसमें था कि राज्यों के मध्य जो था धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ये सभी क्षेत्रों में जो है असमानताएं भी थी, जिस कारण जो है जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। इसके अलावा ऑस्ट्रिया का व्यापक प्रभाव था, जिसके कारण भी ये एक बाधक तत्व था और विदेशी शक्ति द्वारा नियंत्रित था। ऑस्ट्रिया का हैब्सबर्ग राजवंश जो है ये सबसे बड़ा बाधक था। जिस तरह इटली के एकीकरण में भी जो था ये एक बाधक था, उसी तरह जर्मनी के एकीकरण में भी ये एक बाधक तत्व था। अब हम लोग जानते हैं कि कौन से ऐसे तत्व हैं जो सहायक तत्व हैं, यानी कि इटली का एकीकरण हो पाया किन किन तत्वों के कारण। तो सबसे पहले जो है बौद्धिक आंदोलन, यानी कि लोगों में वहाँ पर चेतना जगाने के लिए जो है विभिन्न प्रयास किए गए, इसके कारण जो है वहाँ पर एकीकरण हो पाया। इसमें क्या है कि जेना विश्वविद्यालय जो कि जर्मनी में था, विद्यार्थियों द्वारा, यानी कि जेना विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा जो है 1815 में बर्सेनसेफ्ट नामक एक संस्था बनाई, जिसका उद्देश्य था मैटरनिक व्यवस्था का विरोध। यानी कि ऑस्ट्रिया जो उस समय बाधक तत्व था, जो बाधा था वो मैटरनिक के कारण ही था। तो इस संस्था का जो है उद्देश्य था कि मैटरनिक को वहाँ से बाहर किया जाए। और वान सीबल की एक पुस्तक है फाउंडेशन ऑफ जर्मन एम्पायर, ये जो बार्सेनसेफ्ट संस्था बनाया गया था, इसमें जो है शिक्षित युवकों में एकता, न्याय और स्वतंत्रता की भावना को जो है
बढ़ाने के लिए जो है ये संस्था बनाई गई थी। ऐसा विवरण जो है इस पुस्तक में दिया गया है, फाउंडेशन ऑफ जर्मन एम्पायर। इसके अलावा क्या हुआ कि 18 अक्टूबर 1817 में मार्टिन लूथर के जो है धर्म सुधार एवं त्रिशताब्दी का जो है और लिप्चिंग युद्ध का चतुर्थ वर्षगांठ मनाया गया। यानी कि ये सब जो घटनाएं हो रही थी, एक तरह से कहा जाए कि लोगों में संगठित करने का, राष्ट्रवाद का उदय होने का ये सब कारण था कि एक तरह से लोग संगठित धीरे धीरे होना शुरू हो गए हैं। इससे क्या हुआ कि मेटरनिक जो है घबरा गया और इसने जो है 1818 में एक्स ला सापेल कांग्रेस बुलाया और घोषणा की कि संसद में क्रांतिकारी विचारों की दमन की आवश्यकता है। यानी कि जो क्रांतिकारी विचार धीरे धीरे उभर कर सामने आ रहे थे उसे जो है ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था। 1819 में कार्लसबाद में जर्मन संसद की बैठक बुलाई गई। ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है कार्लसबाद। ये इसलिए बुलाया गया था कि जर्मनी के राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए नियम बने, जिसे कार्लसबाद का आदेश कहते हैं। इसके अलावा वहाँ कुछ दार्शनिक भी थे, यानी कि जर्मनी के कुछ दार्शनिक थे जिसके कारण भी जो है लोगों में बौद्धिक चेतना का जो है विकास हुआ। इसमें हार्डर जो है सर्वप्रथम मानव स्वतंत्रता के बारे में विचार व्यक्त किया। फिक्टे की पुस्तक है एड्रेसेस टू द जर्मन पीपल। इसमें जो है जर्मनी के फ्रांस विरोधी राष्ट्रवाद को तार्किक आधार प्रदान किया। इसके अलावा हीगल का कथन है कि सार्वलौकिक विचारधारा का अंतिम फल राष्ट्र है, बिना राष्ट्र का जीवन निराधार है। बिस्मार्क ने हीगल की नीति का अनुकरण करते हुए जर्मनी का एकीकरण पूरा किया। नोवालिस, इन्होंने क्या किया कि अतीतकालीन जर्मन संस्कृति की व्याख्या कर बताया कि संस्कृति ही जर्मनी को एक कर सकता है। यानी कि जो जर्मनी की संस्कृति है इसके द्वारा ही जर्मनी एक हो सकता है। इसके बाद जो है एक जालबरीन जो था ये भी एक सहायक तत्व साबित हुआ। परसा ने 1819 में पहली बार स्वार्जबर्ग सौंदर्य शोषण के छोटे राज्य की सीमा शुल्क संबंधी कर जालबरीन की स्थापना किया था। इसके द्वारा क्या होता था कि बिना शुल्क के, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर व्यापार हो रहा है तो दूसरे राज्य को जो है वो टैक्स नहीं देना पड़ता था। बिना शुल्क के जो है व्यापार होने लगा। इससे क्या हुआ कि एक दूसरे से व्यापार तो सुलभ हो गया, साथ ही साथ लोगों के विचारों का भी जो है आदान प्रदान हुआ। इसी कारण फ्रेडरिक लिस्ट ने कहा है कि फ्रेडरिक लिस्ट जो है ये जर्मन डेनमार्क का जनक कहा जाता है, ठीक ना। और जालबरीन के बारे में जो है कैटेलबी के द्वारा कहा गया है कि जालबरीन के निर्माण से ही जो आर्थिक राष्ट्रवाद आया उनके कारण परसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण का मार्ग खुल पाया है। कहने का मतलब हो गया कि जालबरीन जो था इसके कारण भी जो है लोगों में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। फिर क्या हुआ कि फ्रांस की 1848 की जो क्रांति हुई और इससे जो है मेटरनिक का पतन हुआ, जिसके बारे में पढ़ा चुके हैं। इससे प्रेरित होकर परसा एवं उसके आसपास के राज्यों में विद्रोह शुरू हो गया। अब परसा के शासक फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ये जो है उदार संविधान लागू किया और घोषणा किया कि अब परसा और जर्मनी के हित एक समान हो गए हैं। मतलब परसा जो है ये जर्मनी का ही एक नाम है। बाद में जब एकीकरण हो जाएगा परसा के साथ में तो इसको संयुक्त रूप से जो है जर्मनी कहा जाएगा। लेकिन जर्मनी का एकीकरण जो है वो परसा के नेतृत्व में हुआ था। 1848 में जो है ये जर्मन राष्ट्रवादियों ने फ्रैंकफर्ट में संसद बुलाया। उद्देश्य था कि जर्मन संघ की स्थापना किया जाए, ठीक ना। और नारा दिया गया एकता एवं स्वतंत्रता। इसको जर्मन भाषा में जो है आइना हाइट और फ्राई हाइट कहा जाता है।
ये नारा याद रखिएगा। पिछला बार क्या हुआ था कि जेएसएससी पीजीटी में जो है एक जर्मन नारा को ही पूछा गया था, लेकिन जर्मन भाषा में दे दिया गया था। इसलिए याद रखिएगा जो नारा था वो एकता एवं स्वतंत्रता, लेकिन जर्मन में जो है सो इसे आइनहाइट और फ्राइहाइट कहा जाता था। 1849 में जर्मनी का संविधान बना। संघ की अध्यक्षता के लिए प्रसा के फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को बुलाया, लेकिन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया। 1861 में क्या हुआ, फ्रेडरिक की मृत्यु हो गई और इसका भाई जो था विलियम फर्स्ट शासक बना। अब प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण चाहता था, यानी कि विलियम फर्स्ट जो था वो प्रसा के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण चाहता था। और विलियम प्रथम का जो है युद्ध मंत्री वारन रून था और प्रधान सेनापति वान मेल्टेक था। विलियम प्रथम जो है सेना का पुनर्गठन चाहता था, यानी कि सेना को जो है पुनर्गठित करना चाहता था। इसके लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता थी, यानी कि सेना का अगर पुनर्गठन करना है नए तरीके से तो धन की आवश्यकता था। लेकिन होता क्या था कि वहाँ की संसद का निम्न सदन जो था, जो कि प्रतिनिधि सभा था, ये जो है सैनिक योजना के लिए धन के विरुद्ध था, यानी कि धन नहीं देता था। इस कारण से क्या हुआ, युद्ध मंत्री जो वारन रून था, इसने सम्राट को कहा कि बिस्मार्क को जो है चांसलर बनाने की सलाह दी। यानी कि बिस्मार्क को चांसलर बनाने की सलाह जो था वो किसने दिया था, वारन रून ने। और किसको दिया था, विलियम प्रथम को। इस समय बिस्मार्क जो था, जब सलाह दिया गया था उनको बुलाने के लिए, तो इस समय बिस्मार्क जो था फ्रांस में प्रसा का राजदूत था। आप जानेंगे कि जिस तरह इटली के एकीकरण में काबूल का महत्वपूर्ण योगदान था, उसी तरह जो है जर्मनी के एकीकरण में जो है ऑटो बिस्मार्क का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसका जन्म जो है 1815 में ब्रेडनबर्ग प्रसा में हुआ था। इसकी पुस्तक जो है रिफ्लेक्शन एंड रेमिनिसेंस, ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। और 1847 में ये जो है राजनीति में प्रवेश किए थे। अब प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करते थे, उदारवाद का कट्टर विरोधी थे, ठीक ना। और इनका कथन था कि मैं इस युग की उस भावुकता से डरता हूँ जिसमें प्रत्येक दीवाने विद्रोही को सच्चा देशभक्त समझा जाता था। 1847 में क्या हुआ कि सम्राट ने उसे संयुक्त पर्शियन डाइट का सदस्य निर्वाचित किया था। 1851 में जो है सम्राट ने बिस्मार्क को फ्रैंकफर्ट की सभा में प्रसा का प्रतिनिधि नियुक्त किया। इसके बाद 1859 में प्रसा का राजदूत बनकर रूस भेजा। 1862 में प्रसा का राजदूत बनकर फ्रांस भेजा गया था। सम्राट ने जो है उसे बर्लिन बुलाया। 1862 में जो है उसको बर्लिन बुलाया गया और प्रसा का चांसलर नियुक्त किया। ये याद रखना है कि 1862 में जो है इसे प्रसा का चांसलर नियुक्त किया गया था। और सम्राट से बिस्मार्क ने कहा था कि श्रीमान के साथ नष्ट हो जाऊंगा, किंतु संसद के संघर्ष में आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ तक हम लोग जो कहानी पढ़े उसको थोड़ा सा हम लोग फिर से एक बार समझ लेते हैं कि अब जो है एकीकरण में दो तत्व सामने आए हैं। एक है विलियम जो सम्राट है और दूसरा है बिस्मार्क। ये दो ही तत्व मिल के जो है जर्मनी का एकीकरण करेंगे और किस प्रकार से करेंगे ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें हम लोग को याद क्या क्या रखना है कि 1862 में, ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है, कि प्रसा का चांसलर नियुक्त हुआ था बिस्मार्क। और बिस्मार्क के कथन, ये सब चीज़ जो है परीक्षाओं में आते हैं। अब जो है बिस्मार्क चांसलर बनने के बाद क्या नीति में परिवर्तन हुआ ये हम लोग जानते हैं। सबसे पहले तो है सम्राट भी चाह रहा था कि सैन्य सुधार किया जाए, लेकिन उसे धन नहीं मिल रहा था। बिस्मार्क ने क्या किया, चांसलर बनने के बाद सैन्य सुधार के लिए उच्च सदन से बजट पास करा लिया। निम्न सदन में गया ही नहीं और बजट को पास करा लिया। इसके बाद जो है इसने एक नीति चलाई, हमारे समय की महान समस्या भाषण और बहुमत है।
से नहीं बल्कि रक्त और लौह की नीति से सुलझ सकती है। यानी कि इनका कहना था बिस्मार्क का कि जो उस समय जो समस्याएं थी वो जो है भाषण और बहुमत से हल नहीं हो सकते, इसके लिए रक्त और लौह की नीति अपनानी होगी। ये याद रखना है कि बिस्मार्क की नीति कौन सी थी, तो रक्त और लौह की। अब बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण 3 चरणों में किया था। पहला चरण, इसमें क्या होता है कि डेनमार्क से युद्ध और गेस्टाइन समझौता। डेनमार्क के अधीन 2 रियासतें थीं लेकिन अविभाज्य अंग नहीं थी। यानी कि डेनमार्क के अधीन में थी लेकिन डेनमार्क के में जो है उसके साथ में नहीं था, उससे अलग था। वो 2 रियासतें, वो कौन कौन सी थीं? स्लेस्विग और हॉलस्टाइन। ये 2 रियासतें डेनमार्क के अधीन में थी। स्लेस्विग में क्या था कि जर्मन बहुमत था और डेन निवासी यहाँ रहते थे, और हॉलस्टाइन में क्या था कि जर्मन संघ का सदस्य था और जर्मन निवासी यहाँ पर ज़्यादा थे। डेनमार्क का शासक इनका पूर्ण विलय डेनमार्क में चाहता था, अब विरोध जर्मनवासी करते थे। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है जर्मन लोगों का जो है बहुमत है, यानी कि जर्मन जनसंख्या ज़्यादा है, जिस कारण से जो है डेनमार्क इसका विलय नहीं कर पा रहा था। 1852 में लंदन सम्मेलन हुआ था। इन रियासतों पर डेनमार्क सत्ता इस शर्त पर मानी कि वो पूर्ण विलय नहीं करेगा। यानी कि डेनमार्क जो था उसने लंदन सम्मेलन में कहा कि ये दोनों रियासतें जो है इनका हम लोग जो है पूर्ण रूप से डेनमार्क में विलय नहीं करेंगे, और ऑगस्टबर्ग के ड्यूक ने शर्त को स्वीकार लिया था। 1863 में पुनः दोनों रियासतों का प्रश्न खड़ा हो गया। कारण क्या था कि डेनमार्क शासक फ्रेडरिक सप्तम जो है इसके कारण से हॉलस्टीन का डेनमार्क में पूर्ण विलय और स्लेस्विग को सहायता दी। डेनमार्क शासक जो फ्रेडरिक सप्तम था उसने क्या किया कि हॉलस्टीन का जो है पूर्ण विलय कर लिया और स्लेस्विग को सहायता दे दिया इसके लिए। और फ्रेडरिक सप्तम का जो है नवंबर 1863 में मृत्यु हो गया। लंदन संधि के अनुसार नवम क्रिश्चियन सिंहासन पर बैठा। ऑगस्टबर्ग के ड्यूक के पुत्र फ्रेडरिक, जिसने शर्त को स्वीकारा था, ऑगस्टबर्ग के ड्यूक जो था, इसका पुत्र जो है अब वहाँ सिंहासन पर बैठता है। इसने क्या किया कि लंदन संधि की अवहेलना करते हुए इन दोनों डचियों पर अधिकार पेश किया और जर्मन डाइट का समर्थन मिला और संघीय सेना ने हॉलस्टाइन पर अधिकार कर लिया। अब लड़ाई शुरू हो जाएगा। बिस्मार्क जो है इन रियासतों का परसा में सम्मिलित करना चाहता था। ये जो दोनों रियासत थे इसको बिस्मार्क जो है परसा में मिलाना चाहता था और ऑस्ट्रिया को जर्मन परिसंघ से बाहर करने का हथियार के रूप में इसका उपयोग करना चाहता था। 1864 बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ संधि की, जिसके अनुसार तय किया कि वे जर्मन डाइट में हस्तक्षेप के बिना समस्या का हल करेंगे। यानी कि ये जो समस्या आया था इसके लिए क्या किया कि बिस्मार्क ने एक चाल खेला, जिसके तहत जो है ऑस्ट्रिया के साथ में संधि कर लिया और कहा कि इसमें जो है जर्मन डाइट में जो है हस्तक्षेप के बिना समस्या को हल करेंगे। और ऑस्ट्रिया और प्रसा की संयुक्त सेना ने जो है डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया और डेनमार्क क्या हुआ, पराजित हो गया। 1864 में जो है वियना की संधि हुई, जिसके तहत क्या हुआ कि स्लेस्विग, हॉलस्टीन, लावेनबर्ग ये तीनों प्रदेश जो है डेनमार्क को जो है प्रसा एवं ऑस्ट्रिया के संयुक्त अधिकार पर छोड़ना पड़ गया। और 14 अगस्त 1865 को जो है गेस्टाइन की संधि हुई। ये प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में हुआ था। इन संधियों को जो है अच्छी तरह से याद कीजिएगा कि कौन सी संधि किसके किसके बीच हो रहा है। देखिए वियना की संधि जो है ये डेनमार्क के साथ में हुआ था और ये 1864 में हुआ था। और 1865 में जो है गेस्टाइन की संधि होती है, ये प्रसा और ऑस्ट्रिया के मध्य में होता है। इस संधि में क्या होता है
कि स्लेस्विग प्रसा के पास रहा, हॉल्स्टीन जो है ऑस्ट्रेलिया के पास, और लावेनबर्ग प्रसा को बेच दिया गया। और कील बंदरगाह पर जो है संयुक्त अधिकार, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और प्रसा इन दोनों का जो है उस पर अधिकार था। इसी पर जो है गेस्टाइन संधि के बारे में ही बिस्मार्क ने एक कथन कहा था कि हमने दरारों को कागज से ढक दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये कथन जो है किस संधि के बाद जो है बिस्मार्क ने कहा था कि हमने दरारों को कागज से ढक दिया। ये संधि थी गेस्टाइन की संधि। डेनमार्क को दोनों रियासतों से बाहर करना और ऑस्ट्रेलिया से संधि के साथ प्रथम चरण का समापन होता है। अब हम लोग देखेंगे द्वितीय चरण, ऑस्ट्रेलिया, प्रसा एवं प्राग की संधि। गेस्टाइन संधि के बाद बिस्मार्क की नीति क्या रही? इसकी नीति में कुछ परिवर्तन आ गया। जिससे दोस्ती किया उसी से लड़ाई शुरू कर दिया। क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया से युद्ध करना था और ऑस्ट्रेलिया को मित्र विहीन कर देना था। पोलैंड विद्रोह दबाने के में जो है रूस की मदद की। इंग्लैंड इस समय शानदार अलगाववाद की नीति पर चल रहा था। कहने का मतलब है कि ना रूस से जर्मनी को खतरा था, ना ही इंग्लैंड से। चिंता सिर्फ फ्रांस के था, जिसको निपटाना था। बिस्मार्क ने क्या किया कि नेपोलियन थर्ड से मिलने बियारिज पहुंचा और ऑस्ट्रेलिया प्रसा युद्ध में तटस्थ रहने के लिए कुछ मौखिक वादा कर दिया। यानी कि बिस्मार्क जो है यहाँ पर भी गेम कर दिया। क्या किया कि नेपोलियन थर्ड से जो है एक तरह का मौखिक वादा कर दिया कि अगर हम जीत गए तो कुछ तुमको दे देंगे। कब दे देंगे? जब ऑस्ट्रेलिया प्रसा के युद्ध होगा और फ्रांस उसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा। इटली से मित्रता के लिए बिस्मार्क ने वेनेशिया देने का वादा किया, जो ऑस्ट्रेलिया के कब्जे में था। ये हम लोग जो है इटली के एकीकरण में पढ़े थे कि किस तरह से इटली को जो है वेनेशिया प्राप्त हुआ था। अब क्या हुआ कि बिस्मार्क जो था वो युद्ध का बहाना खोज रहा था कि किस तरह से जो है ऑस्ट्रेलिया से युद्ध किया जाए। तो युद्ध का बहाना खोजते खोजते क्या हुआ, हॉल्स्टाइन की जनता जो है ऑस्ट्रेलिया के शासक से नाखुश थी और कील बंदरगाह, जिस पर दोनों का संयुक्त अधिकार था, ड्यूक ऑफ ऑगस्टबर्ग के पक्ष में चल रहे आंदोलन को ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा था कि प्रोत्साहन दे रहा था। इस पर प्रसा ने कहा कि इससे 1864 की संधि का उल्लंघन हो रहा है एवं यह संधि समाप्त समझी जाएगी, क्योंकि लड़ाई लड़ना था। बिस्मार्क तो जो है ऑस्ट्रेलिया से झगड़ा लड़ना चाहता था। इसलिए क्या किया कि ऑस्ट्रेलिया ने स्लेस्विग और हॉल्स्टीन के प्रश्न के निर्णय के लिए जर्मन संघीय संसद को आमंत्रित किया। जब ऑस्ट्रेलिया देख रहा था कि ये संधियों का उल्लंघन कर रहा है और लड़ने के लिए कर रहा है, तो स्लेस्विग और हॉल्स्टीन के प्रश्न को जो है जर्मन संघ में उठा दिया गया, जिसमें जबकि दोनों में ये बातचीत हुआ था कि इसमें जो है जर्मन डाइट का जो है हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जो है जर्मन संघीय संसद को आमंत्रित किया और निर्णय क्या हुआ कि तीनों प्रदेश जो थे ऑगस्टबर्ग ड्यूक को दे दिया जाए। ये निर्णय दिया गया, लेकिन बिस्मार्क ने जो है इसका विरोध कर दिया, क्योंकि इसको युद्ध करना था और यही बहाना था जिसके कारण वो युद्ध करेगा। अब क्या हुआ कि युद्ध आरंभ हो गया। ये युद्ध क्या था? सेडवा का युद्ध 1866 में। इसे 7 सप्ताह का युद्ध भी कहा जाता था। ये ऑस्ट्रेलिया और प्रसा के बीच में हुआ था और इसमें पूरी तरह से जो है ऑस्ट्रेलिया हार गया था। यानी कि प्रश्न यहाँ से भी बनेगा कि सेडवा का युद्ध कब हुआ था और किसके किसके बीच में हुआ था, ठीक ना, और इसमें किसकी हार हुई थी। और इसे 7 सप्ताह का युद्ध कहा जाता है। इस तरह के प्रश्न जो है जेसीसी पीजीटी में बहुत पूछा जाता है। इसलिए ये याद रखिएगा कि सेडवा का युद्ध को ही जो है 7 सप्ताह का युद्ध ही कहा जाता है। और 26 अगस्त 1866 को जो है प्राग की संधि हुई प्रसा और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और जर्मन परिसंघ जो बना हुआ था उसको भंग कर दिया गया। प्रसा के नेतृत्व में उत्तर जर्मन संघ का गठन और ऑस्ट्रेलिया इस संघ से अब
बाहर हो गया, क्योंकि संघ ही ख़त्म हो गया तो ऑस्ट्रिया तो बाहर होना ही था। होनेवर, स्लेस्विग हॉल्स्टीन, हेस्स-कासेल, नासाउ राज्य प्रसा को मिल गया। देखिए ये सब नाम नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, लेकिन ये सब जो युद्ध हुआ था, संधि हुआ था, ये सब जरूर याद रखिएगा, प्रश्न इन्हीं सब जगहों से बनेगा। उत्तरी जर्मन संघ 21 राज्यों का संघ था। जो अब तक जो एकीकरण हुआ था वो जो है जर्मन संघ जो बना वो 21 राज्यों का एक संघ था। इसमें 2 सदनीय संसद थी, राइक्सटैग जो लोकसभा थी और बुंदेस्टाग जो राज्यों के प्रतिनिधि बैठते थे। प्रसा का शासक वंशानुगत अध्यक्ष माना गया और संघ का प्रथम चांसलर प्रसा का प्रधानमंत्री बिस्मार्क बना। अब है तृतीय चरण, फ्रैंको पर्शियन युद्ध और फ्रैंकफर्ट की संधि। बिस्मार्क फ्रांस के साथ का युद्ध इतिहास की तर्कसंगत परिणति मानता था। कहने का मतलब है कि बिस्मार्क फ्रांस से युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन ऐसा लॉजिकली स्थिति बन गया जिसके कारण युद्ध करना पड़ गया। एक तरह से कहा जाए तो ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध में तटस्थ रहने का कोई उपहार नहीं मिला था, जबकि प्रसा ने कहा था कि अगर हम जीत गए तो नेपोलियन थर्ड को कुछ मिलेगा, लेकिन नेपोलियन थर्ड को जो है कुछ नहीं मिला, जिसके कारण जो है वो नाराज़ हो गया। तो इसलिए अब बिना युद्ध के कोई उपाय नहीं रहा। कूटनीतिकों के अनुसार सेडोवा में जो है ऑस्ट्रिया की नहीं फ्रांस की हार हुई थी, क्योंकि फ्रांस जो है उस समय तटस्थ था और ऑस्ट्रिया और प्रसा में युद्ध हुआ, लेकिन हार ऑस्ट्रिया का हुआ था, लेकिन एक तरह से फ्रांस की भी हार हुई। फ्रांस को कुछ नहीं मिला इसके बदले में। और नेपोलियन थर्ड जो था इसका प्रभाव और प्रतिष्ठा अपना बढ़ाने के लिए क्या किया कि 1867 में जो है हॉलैंड से लग्जमबर्ग खरीदने की योजना बनाई। बिस्मार्क एवं जर्मनी में इसका विरोध शुरू हो गया। लग्जमबर्ग जब खरीदने का योजना बनाया तो इसके कारण जो है बिस्मार्क और जर्मनी दोनों ही पूरे जर्मनी में इसका विरोध हुआ, और बिस्मार्क तो था ही उसका विरोध में। 1867 में लंदन सम्मेलन हुआ, लग्जमबर्ग को तटस्थ राज्य मान लिया। कहने का मतलब है कि अभी युद्ध का जो है तैयारी चल ही रहा है, अभी युद्ध नहीं हुआ। फिर से जो है एक बार फिर टकराने का ही हुआ, वो था स्पेन की गद्दी का प्रश्न। 1867 में क्या हुआ कि स्पेन की महारानी इसाबेल के विरुद्ध विद्रोह हुआ। इसे मार्शल प्रीम अपदस्थ कर देता है, यानी कि इसाबेल को जो है मार्शल प्रीम जो है अपदस्थ कर देता है। स्पेन की संसद कोर्टस ने स्पेन में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना का निर्णय लिया और यूरोप के शाही घराने से नए राजा का खोज प्रारंभ हो गया। अब क्या होगा कि ऑस्ट्रिया और बिस्मार्क टकराहट की स्थिति में आ जाएंगे। कैसे? प्रसा के शासक विलियम फर्स्ट जो था, इसका भाई था लियोपोल्ड। इसको जो है स्पेन का शासक बनाने के लिए मनाया गया। नेपोलियन थर्ड जो था वो उत्तेजित हो गया, क्योंकि वो जो है नहीं चाहता था कि प्रसा का कोई शासक वहाँ पर बने, क्योंकि फ्रांस अब दोनों तरफ से होहेंजोलन वंश से था, जो होहेंजोलनबर्ग वंश से जो है घिर जाता। ये प्रसा का जो है राजवंश था। नेपोलियन थर्ड ने जो है प्रसा में राजदूत बेनेडिक्ट को भेजा और 12 जुलाई 1817 को विलियम फर्स्ट से जो है मुलाकात किया और कहा कि प्रस्ताव जो है वापस ले लो। ये जो लियोपोल्ड को जो है यहाँ का शासक बनाना चाहते हो स्पेन का, इस प्रस्ताव को वापस ले लो। फिर से जो है प्रस्ताव को वापस ले लिया, लेकिन बिस्मार्क इससे हताश हो गया, क्योंकि बिस्मार्क चाहता था कि हर स्थिति में लड़ाई हो। 13 जुलाई 1870 को जो है पुनः मुलाकात हुई एवं आश्वासन मांगा कि भविष्य में कभी भी होहेंजोलन
राजवंश के किसी भी व्यक्ति को स्पेन के उत्तराधिकारी की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब विलियम प्रथम ने आश्वासन देने से इनकार कर दिया। इस मुलाकात की सूचना जो है बिस्मार्क को तार के द्वारा मिली, जिसे एडम्स का तार भी कहा जाता है। बिस्मार्क ने क्या किया कि जो तार आया था यानी कि लेटर जो था उसको कुछ संक्षिप्त कर दिया, उसमें से कुछ शब्दों को जो है हटा दिया और समाचार पत्र में से छपवा दिया, जिससे लगे कि फ्रांस की जनता को लगे कि विलियम फर्स्ट ने जो है बैंडिट का अपमान किया और प्रसा की जनता को लगे कि बैंडिट ने विलियम फर्स्ट का अपमान किया। दोनों देशों में युद्ध के नारे लगने लगे, यानी कि दोनों देश जो है अब लड़ाई के लिए स्थिति तैयार हो गया। 15 जुलाई 1870 का युद्ध प्रारंभ, प्रसा और फ्रांस के बीच में। सेडान के युद्ध में प्रसा ने नेपोलियन थर्ड को अंतिम रूप से शिकस्त दी। ये याद रखना है कि सेडान का युद्ध कब हुआ था, 1870। सेडवा का युद्ध कब हुआ था, ये 1866 में हुआ था। ये दोनों युद्ध बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक है सेडवा का युद्ध और एक है सेडान का युद्ध। ये किस किस वर्ष में थे ये ईयर के साथ में आप लोग याद रखिएगा। तो सेडवा का युद्ध जो हुआ था वो 1866 में हुआ था। सेडवा का युद्ध 1866 में और सेडान का युद्ध जो हुआ था 1870 में हुआ था। इसके बाद जो है 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई प्रसा और फ्रांस के बीच में। फ्रांस को अल्सेस एवं लॉरेन क्षेत्र प्रसा को मिला। ये किस संधि के तहत मिला था ये बार बार पूछा जाता है कि अल्सेस व लॉरेन क्षेत्र जो है प्रसा को यानी कि जर्मनी को किस संधि के तहत मिला था, तो वो था फ्रैंकफर्ट की संधि, जो कि 1871 में हुआ था। और इसी संधि के साथ इटली और जर्मनी इन दोनों का एकीकरण पूर्ण हो गया था। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण संधि है फ्रैंकफर्ट की संधि, जिसके द्वारा जो है दो देश एकीकृत हुए थे, इटली और जर्मनी का। विलियम फर्स्ट जो था वो फ्रांस में वर्साई के राजमहल में 18 जनवरी 1871 को जर्मनी के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक हुआ। और हेजन का कथन है कि 1871 के पश्चात फ्रैंकफर्ट की संधि यूरोप में एक रिसने वाला फोड़ा बन गया था। यानी कि किस संधि को जो है यूरोप का रिसने वाला फोड़ा कहा गया, तो वो था फ्रैंकफर्ट की संधि। बिस्मार्क ने जो है लौह और रक्त की जो नीति चलाया था इसको अब त्याग दिया और इसने त्याग कर क्या किया कि शक्कर एवं बैर की नीति को अपनाया। अब कुछ प्रमुख कथनों को देखते हैं इसी से संबंधित। दक्षिण जर्मन राज्यों का प्रसा में विलय 1870 के फ्रांस प्रसा युद्ध अर्थात सेडान के युद्ध से हुआ था। इटली एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र है। ये कथन जो था मेटरनिक का था। इटली एक राष्ट्र है, वो भविष्य में एक राष्ट्र रहेगा तथा उसकी राजधानी रोम होगी। ये नेपोलियन बोनापार्टा का कथन था। हम चाहें या ना चाहें हमारा भाग्य फ्रांस पर निर्भर है, ये काबूल का कथन है। एकीकृत इटली की रचना एक पैगंबर, एक राजनीतिक और एक सैनिक ने किया, ये मैरियट का कथन है। जर्मनी का एकीकरण संपूर्ण जनता का कार्य न होकर एक व्यक्ति बिस्मार्क का कार्य था, ये लिप्सन का कथन है। सेडवा में फ्रांस की हार हुई है, ये बिस्मार्क का कथन था। मैजनी ने इटली की आत्मा, गैरिबाल्डी ने तलवार, काबूल ने मस्तिष्क और विक्टर एमैनुअल ने शरीर बनकर इटली के राष्ट्रीय एकीकरण को पूरा किया, ये कथन है मैरियट का। देखिए थोड़ा जल्दी तो पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसलिए हम चाहते हैं कि विश्व इतिहास एक बार जो है आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। ये प्रमुख तथ्य तो बता ही रहे हैं और पूरा कहानी एक तरह से समझ जाइए और जो लड़ाई हो रहा है, किसका महत्वपूर्ण योगदान हो रहा है। विश्व इतिहास में इन्हीं सब जगहों से प्रश्न पूछा जाता है। अगर सिर्फ इम्पोर्टेंट तथ्यों को सिर्फ बताया जाए तो वो जल्दी याद नहीं हो पाएगा, इसीलिए थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है
और तथ्य आपको लंबे लग सकते हैं, लेकिन एक कहानी के जैसा समझने में थोड़ा समय लगता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में जो है क्या क्या कमी रह गया, कमी भी बता सकते हैं, और आपको क्या अच्छा लगा और क्या सुधार कर दिया जाए। इन सभी चीज़ों को जो है ज़रूर बताएं, और वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।